कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग डॉक्टर आशा अपनी ड्यूटी पर थी। डेली रूटीन की तरह रात को 11 बजे आशा ने अपने पेरेंट्स को कॉल किया, उनसे हंसी खुशी बात की और फिर कॉल कट करके वापस अपनी ड्यूटी पर लग गई। लेकिन 9 अगस्त की सुबह 11 बजे आशा के पेरेंट्स को हॉस्पिटल से कॉल आता है और उन्हें बताया जाता है कि आशा ने सुसाइड कर लिया है। ये सुन के उसके पेरेंट्स बहुत बुरी तरह से घबरा जाते हैं और तुरंत हॉस्पिटल के लिए दौड़ते हैं और वहाँ पहुँच के जैसे ही वो अपनी बेटी को देखते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। उनकी बेटी की लाश खून में लथपथ थी और उसके पैर 90 डिग्री एंगल पर खुले हुए थे। लेकिन सवाल ये है कि जब रात तक सब कुछ नॉर्मल था तो फिर इन 12 घंटों में ऐसा क्या हुआ जो आशा ने अपनी जान ले ली? क्या ये सिर्फ एक सुसाइड था या फिर इसके पीछे कोई और राज भी था? तो दोस्तों, स्वागत है आपका सीखो के ऑफिशियल शो क्राइम डायरीज में। और आज के एपिसोड में हम जानेंगे कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज मर्डर की कहानी। कोलकाता में बसे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कई बार डॉक्टर्स को बिना ब्रेक के लगातार 36 घंटों तक ड्यूटी करनी पड़ती है। तो ऐसे ही 8 अगस्त की रात डॉक्टर आशा ने अपनी ड्यूटी के बीच में रात को 11 बजे अपने पेरेंट्स से बात करने के बाद कॉल कट किया। कॉल करने के बाद फिर वापस वो अपने पेशेंट्स का इलाज करने चली गई। करीब 2 बजे उसने बाकी डॉक्टर्स के साथ डिनर किया और उसके बाद रेस्ट करने के लिए 3 बजे उस सेमिनार हॉल में चली गई, क्योंकि वो 36 घंटे से लगातार काम करके थक चुकी थी। सब कुछ नॉर्मल था, जैसे हॉस्पिटल डेली चलता था वैसे ही चल रहा था। लेकिन सुबह 11 बजे आशा के पेरेंट्स को आरजीकर हॉस्पिटल से कॉल आता है और उन्हें बताया जाता है कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। ये सुनते ही उनकी दुनिया एक पल के लिए अंधेरे में डूब गई। आशा के पेरेंट्स कुछ रिश्तेदारों के साथ तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वो सेमिनार हॉल के बाहर पहुंचते हैं और अपनी बेटी से मिलने के लिए कोशिश करते हैं तो उन्हें तुरंत नहीं मिलने दिया जाता, बल्कि 3 घंटे तक उन्हें वेट कराया जाता है। 3 घंटे बाद जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आशा की हालत ऐसी थी कि जिसने भी उसके बारे में सुना उनका इंसानियत पर से विश्वास उठ गया। आशा की आंखों और मुंह से खून निकल रहा था और पूरे चेहरे पर घाव ही घाव थे। आशा की लोअर बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं था और उसके पैर 90 डिग्री तक ओपन यानी बिल्कुल अलग थे। उनके प्राइवेट पार्ट से भी खून निकल रहा था। ये कोई सुसाइड नहीं हो सकता। एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर का हॉस्पिटल में ही रेप और मर्डर कर दिया गया। जब आशा की बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया तब पता चला कि उसकी बॉडी पर एक नहीं बल्कि 10 खतरनाक इंजरीज थी। चेहरे से लेकर गर्दन तक स्क्रैच मार्क्स थे। उनके राइट हैंड की उंगली टूट चुकी थी और उनकी कॉलर बोन भी तोड़ी गई थी। गलत तरीके से गला दबाने के कारण उनका थायराइड कार्टिलेज भी टूट चुका था। हॉस्पिटल के स्टाफ ने इस घटना को सुसाइड बताते हुए एफआईआर तक भी दर्ज नहीं कराई। इसके बाद आशा के पिता ने रात 12 बजे जाकर एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन जब आरजीकर कॉलेज के कुछ इंटर्न और डॉक्टर्स को पता चला कि आशा के मर्डर को हॉस्पिटल का स्टाफ सुसाइड बता रहा है तो सभी लोग मिलकर प्रोटेस्ट करने लगे। जैसे जैसे ये खबर आसपास के हॉस्पिटल तक फैलती गई, वहाँ के डॉक्टर्स, नर्स और इंटर्न्स ने भी प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। अब ये केस सिर्फ एक आम घटना नहीं थी बल्कि पूरे भारत में फैलने लगी थी। शुरुआत में पुलिस इस केस को सीरियस नहीं ले रही थी, लेकिन जब उन्हें लगा कि मामला उनके हाथ से निकल सकता है और मीडिया तक पहुंच सकता है तो उन्होंने तुरंत सीसीटीवी फुटेज चेक की। इस फुटेज के आधार पर संजय रॉय नाम के एक व्यक्ति को 10 अगस्त की सुबह गिरफ्तार किया गया। संजय रॉय एक सिविक वॉलंटियर था पर साथ ही साथ एक बदनाम इंसान था। आरजीकर हॉस्पिटल में उसका आना जाना लगा रहता था, क्योंकि वो वहाँ पेशेंट्स को ले जाता था और उनके नंबर लगवाने के पैसे कमाता था। जिस रात आशा के साथ घटना हुई उस रात संजय रॉय भी हॉस्पिटल में ही था और सेमिनार के पास लगे सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया। शुरुआत में उसने अपने जुर्म को नहीं माना, लेकिन बाद में सब कुछ कबूल कर लिया। ये केस इतना सिंपल नहीं था जितना लग रहा था, क्योंकि जिन डॉक्टर्स ने आशा की हालत को देखा था वो समझ गए थे कि इसमें सिर्फ एक व्यक्ति का हाथ नहीं हो सकता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आया कि आशा के प्राइवेट पार्ट से 150 मिलीग्राम सीमन मिला, जो इस बात का सबूत था कि ये घटना एक से ज्यादा लोगों का काम है। डॉक्टरों का कहना था कि एक व्यक्ति एक बार में सिर्फ 5 मिलीग्राम सीमन ही प्रोड्यूस कर सकता है, तो 150 मिलीग्राम सीमन इस बात को दर्शाता है कि यह एक रेप नहीं, एक गैंग रेप था। जैसे जैसे मामला फैल रहा था वैसे वैसे कोलकाता में प्रोटेस्ट की आग भी बढ़ रही थी। केस की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने इस मामले में कोलकाता पुलिस से नाराजगी जताते हुए केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। फिलहाल सीबीआई इस केस की जाँच कर रही है और नए नए फैक्ट्स और थ्योरीज सामने आ रहे हैं। लोकल पुलिस के एक्शंस को देखते हुए ये माना जा रहा है कि इस घटना में कई बड़े बड़े लोग शामिल हो सकते हैं और इन्हीं लोगों को बचाने के लिए लोकल पुलिस ने इस मामले में ना एफआईआर दर्ज करी थी और ना ही ठीक से इन्वेस्टिगेशन करी। दुख की बात सिर्फ ये नहीं है कि आशा के साथ एक ब्रूटल रेप और मर्डर हुआ, बल्कि सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि धीरे धीरे ये केस भी बाकी केसेस की तरह बुला दिया जाएगा। उम्मीद करेंगे कि ऐसा ना हो, डॉक्टर आशा को इंसाफ मिले और फ्यूचर में ऐसे घिनौने अपराधों पर रोक लगे। सो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें और मैं आपसे मिलूंगा